नमस्कार, मैं हूं पंचानन मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ा ये खास कार्यक्रम। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से केंद्र की एनडीए सरकार ने आम लोगों की सेहत से जुड़े कई अहम फैसले लिए और कई नई योजनाओं को लागू किया गया। ऐसे में हम सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की आज समीक्षा करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हार्ट स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण में घटाई गई कीमतों से, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसमें घटी कीमतों का आम लोगों को शायद सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। आइए देखते हैं कि क्या लोगों को इसका फायदा पहुंचा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाए गए बड़े कदमों की जब बात हो रही है तो आपको सबसे पहले मिलाते हैं दिल्ली की रहने वाली सुनीता से। उम्र के 5वें पड़ाव में ही उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। इलाज संभव था, लेकिन लाखों की कीमत सुनीता के कदमों की रफ्तार रोक रहे थे। लेकिन आज सुनीता किसी हिल स्टेशन पर जाकर छुट्टियां बिताना चाहती हैं और उनके घुटने उनकी इस इच्छा में टांग नहीं अड़ा रहे। इस विश्वास का कारण, कुछ दिन पहले सुनीता ने घुटनों की सर्जरी कराई और वो भी पहले के मुकाबले काफी कम कीमत पर। सुनीता अपने इस नए विश्वास के लिए 70% तक घटे सर्जरी के दामों को श्रेय देती हैं। मेरा एक का इसका आया है मेरा 60,000 रुपये और इसका भी मेरा इतना ही है, 60 के करीब ही जो है सब ये कुछ। तो बहुत कम हो गया, आपको फायदा मिला इसका जो सरकार की नई योजना है। सरकार जब फायदा दे रही है तो उठाना चाहिए उसका फायदा, जो है जब सब चीज़ों में बेनिफिट मिल रहा है तो उसको क्यों ना उठाया जाए। जनता को फायदा, काफ़ी फायदा। जहाँ प्राइवेट में आपसे 4-5 लाख रुपए मांगते हैं दोनों घुटने के, वहाँ पे ये अपना 1.25 लाख रुपए में सारा काम निपट गया दोनों का। 41 साल के निजी कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर कपिल ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सी उम्र में उनका दिल जवाब देने लगेगा। एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो पता चला कि उनकी धमनियां सक्रिय हो गई हैं और उन्हें ठीक करने के लिए दिल में एक स्टेंट लगवाना पड़ेगा। स्टेंट की लाखों रुपए की कीमत ने उनका दिल बैठा दिया। लेकिन पिछले साल फरवरी में ही सरकार ने कॉर्नरी हार्ट स्टेंट की कीमतों पर नियंत्रण लगा दिया। कपिल ने शारीरिक दर्द तो सहा, लेकिन सरकार के इस फैसले से कपिल का आर्थिक दर्द काफी कम हो गया। मेरे को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद हार्ट अटैक के बाद जो डॉक्टर के पास गए RML हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उन्होंने एंजियोग्राफी करी और एंजियोग्राफी के बाद जो पता लगा कि ब्लॉकेज थी मेरी एक आर्टरी के अंदर, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि स्टंट डालना पड़ेगा। जो स्टंट की कीमत थी वहाँ पर करीब जो पहले स्टंट की कीमत हुआ करती थी 1.5 लाख रुपए, करीब उसकी 1/4 कीमत पे वो स्टंट मुझे डाला गया। लगभग जो मेरा खर्चा आया वहाँ पर स्टंट का और जो स्टंट डालने का जो आया वो करीब 40 से 45 हज़ार के बीच में मेरा पूरा खर्चा आया। फरवरी 2017 में सरकार की पहल के बाद दवाओं की कीमत निर्धारित करने वाली संस्था NPPA ने नी सर्जरी यानी घुटने प्रत्यारोपण में इस्तेमाल होने वाली आर्टिफिशियल मेटल के साथ कॉर्नरी हार्ट स्टेंट की बाजार कीमतों को भी नियंत्रित कर दिया। आज की तारीख में दिल की बीमारी में उपयोग होने वाले बेयर मेटल स्टेंट की कीमत 7,923 रुपए है, जबकि ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट की कीमत 28,849 रुपए है। इसी तरह नी सर्जरी में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कोबाल्ट क्रोमियम इम्प्लांट की कीमत 54,720 रुपए पड़ती है, जबकि टाइटेनियम और ऑक्साइड सिक्रोनियम की कीमत 76,600 रुपए पर लादी गई है। इससे पहले मेडिकल डिवाइसेस के दाम कई लाखों में थे, जिसका सीधा फायदा मेडिकल कंपनीज को होता था। डॉक्टरों का मानना है कि कीमतों में कई गुना कमी का फायदा सीधे मरीजों तक पहुंच रहा है। पहले ज़्यादा हुआ करती थी, हमारे यहाँ पे उसकी कीमत जो मैंने किए हैं सबसे ज़्यादा 70 के करीब थी, 70, 75, कुछ और ब्रांड थे, पर उसके बाद तो काफ़ी कम हुआ है। कुछ लोग तो काफ़ी लोग ये कीमत चार्ज करते थे, 1,30,000 भी मैंने देखा लोगों को ले, कभी काफ़ी जगह इंस्टीट्यूट में, क्योंकि ये मरीज़ बताते थे कि हमें वहाँ पे इतना दे रहे हैं, सेम ब्रांड का ही, एक कभी 1.5 लाख रुपए, कभी 1,40,000 रुपये, तो उससे कहाँ 55,000 कहाँ, वो तो काफ़ी कम हो गया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया ये तो। देखिए, जो ये मोदी सरकार ने किया है काफ़ी अच्छा मूव है। इससे कॉस्ट रेगुलेट हो गई है। जो पहले होता था कि लोग अननेसेसरी चार्जेस लगा देते थे
एग्जॉजरेंट चार्जेस लगा देते थे, स्टंट के ओवर प्राइस होता था, अब वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो अब एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है जो किसी भी फील्ड में बहुत ज़रूरी है। अब सेम चीज़ का प्राइस हर जगह सेम है ऑलमोस्ट, अगर गवर्नमेंट की बात करें, प्राइवेट की बात करें, तो यूनिफॉर्मिटी आ गई है और पेशेंट को जो पहले एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ता है, और उससे काफ़ी मुझे लग रहा है कि पेशेंट को बेनिफिट मिला होगा। आज इन तमाम आधुनिक मेडिकल डिवाइसेस की अधिकतम कीमत यानी एमआरपी उनके आयातित दाम से औसतन 170 से 405% और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 60 से 240% से ज्यादा है। पहले इन्हीं डिवाइसेस पर 1000 गुना ज्यादा तक पैसे देने पड़ते थे। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए इनके साथ जीवन रक्षक दवाइयों की कीमतों को भी नियंत्रण में रखने की कवायद कर रहा है, जिसके तहत फिलहाल 869 दवाइयों की कीमतों को नियंत्रित रखते हुए कम किया गया है। हालांकि अभी भी कार्डियक बलून कैथेटर समेत कई डिवाइसेस की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जो एमआरपी में इंपोर्ट प्राइस से औसतन 405% और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से 234% तक ज्यादा हैं। सरकार अब दूसरी मेडिकल डिवाइसेस की कीमत कम करने के लिए भी एक समिति गठित करने जा रही है। एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी ऐसे मैंने बताया एनएलईएम एक कमेटी थी। एनएलईएम के हिसाब से जो दवाइयाँ एसेंशियल लिस्ट में शामिल की जाती थी वो ऑटोमेटिकली प्राइस के कंट्रोल में आ जाती थी। मैं जितना समझता हूँ कि ये एक बहुत शीघ्र ही हम लोगों को एक और कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि बाकी चीज़ों के बारे में भी एक उचित निर्णय ले सके कि किस किस चिकित्सा उपकरण को एक मूल्य निर्धारण के दायरे में लाया जाए। हालांकि इस बीच स्टेंट बनाने वाली कंपनियों ने प्राइस कैपिंग का विरोध ये कहते हुए किया है कि इससे रिसर्च और इनोवेशन प्रभावित होगा। अमेरिकी कंपनी एबॉट ने तो हाल ही में अपने स्टेंट के उत्पाद को भारतीय बाजार से हटा लिया था, लेकिन भारतीय कंपनियों का कहना है कि बाजार में तमाम बेहतर देसी उत्पाद भी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है कहीं पे भी मल्टीनेशनल से और बाहर की टेक्नोलॉजी से पीछे है, क्योंकि शायद एडवांसमेंट तो इंडिया की टेक्नोलॉजी से है। लाइक अभी हमने डायबिटिक इंडिकेशन के लिए जो अभी के सभी स्टैंड अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे स्टैंड है आज की जनरेशन के स्टैंड। सो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है विच इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट, कि उसमें ड्रग इलूटिंग स्टैंड एंड बलून, एक्सपोज पार्ट ऑफ द बलून ऑल्सो डिलीवरिंग द ड्रग। सो वी आर कवरिंग मैक्सिमम एरिया टू रिड्यूस द रीब्लॉकेज रीअकरेंस रेट। कई विदेशी कंपनियों की बेरुखी के बावजूद सरकार मेडिकल डिवाइसेस की कीमतें घटाने की नीति पर कायम है। नया घटनाक्रम यह है कि नीति आयोग के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन की सिफारिश की है, जिसके तहत महंगी लेकिन पेटेंट वाली दवाइयों और डिवाइसेस को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया जा सकता है। सरकार का इस बात पर पूरा जोर है कि चिकित्सा उपकरणों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बने। अभी भारत अपनी आवश्यकता का 70% उपकरण विदेशों से आयात करता है और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से इस स्थिति को बदलने की तैयारी की जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य के तमाम अध्ययनों में पाया गया है कि महंगी दवाओं और महंगे इलाज का असर आम आदमी की जेब के साथ उसकी जिंदगी पर भी पड़ता है, और महंगी इन दवाओं और इलाज के चलते ही कई बार मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति भी गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। इसी बात को सरकार ने समझा है और इसी को समझते हुए जन औषधि केंद्र और अमृत फार्मेसी की चेन को देश में स्थापित करने पर भी अब तेजी से काम चल रहा है। ये वो दवाएं हैं जो दिल्ली में एक जन औषधि केंद्र में आसानी से और कम कीमत पर मिल रही हैं। आइए हम आपको दवा दुकानों और इस जन औषधि केंद्र के बीच के अंतर को बताते हैं। जैसे दिल की बीमारी में काम आने वाली दवा एटोरिवॉस्टेटिन को ही लें। आम दवा की दुकान में बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई गई 10 गोलियों की कीमत 200 रुपए से भी ज्यादा है, जबकि यही दवा जन औषधि केंद्र में मात्र 18 रुपए में बिक रही है। यही हाल डायबिटिक की जेनेरिक दवा का भी है। ब्रांडेड दवा 53 रुपए की, जबकि जन औषधि केंद्र में मात्र 12 रुपए की।
ब्लड प्रेशर की ब्रांडेड दवा की 15 गोलियों की एक स्ट्रिप 176 रुपए में, जबकि जन औषधि केंद्र में एक स्ट्रिप का दाम 10 गुना कम यानी 17 रुपए। यही नहीं, आमतौर पर बुखार और दर्द में इस्तेमाल की जाने वाली 650 mg की पैरासीटामोल की ब्रांडेड स्ट्रिप 25 रुपए से कम नहीं है। जन औषधि केंद्र में ये मात्र 8 रुपए में मिल जाती है। सर, जन औषधि में काफ़ी रिजनेबल रेट में मेडिसिन मिल रही हैं। जो बाकी बाहर जो 100 रुपये की मेडिसिन मिलती है वो यहाँ पर 15 रुपये की मिलती है। बाकी जो रेगुलर यूज़ की मेडिसिन हैं जैसे फीवर की है या फिर डायबिटीज़ की है वो काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल रही है। जो मिडिल क्लास बंदे हैं उनको इससे काफ़ी बेनिफिट है। बहुत फ़र्क है। एक तो जेन्युइन दवाई मिलती है और आराम भी, और बढ़िया दवाई भी आराम करती है। एक तो डुप्लीकेट दवाई नहीं मिल पाती। बहुत बढ़िया। दरअसल पेटेंट फ्री मेडिसिन यानी जेनेरिक दवाओं को सरकार ने बीते कुछ सालों में काफी बढ़ावा दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,500 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। यहाँ कई गुना सस्ते रेट पर जेनेरिक दवाएं मिल रही हैं। साथ ही सरकार ने अमृत औषधि केंद्र भी खोले हैं, जहां 5,200 से ज्यादा ब्रांडेड लेकिन सस्ती दवाएं मिल रही हैं और मेडिकल डिवाइसेस भी 60 से 70% कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि स्टोर खोलना शायद आसान हो जाएगा, खोल सकते हैं, पर एक तो ड्रग सप्लाई और ज़्यादातर दवाइयाँ इसमें उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि आमतौर पे नहीं हो पाता है। बहुत सारी दवाइयाँ जो खास करके जो मार्केट में काफ़ी महंगी बिकती हैं और यहाँ सस्ती होती है, उनकी सप्लाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देश के पूर्व स्वास्थ्य सचिव पीके होता का कहना है कि जन औषधि तो एक बेहतर योजना है, लेकिन ये भी देखना होगा कि जन औषधि की खरीद से लेकर उसे रखने, एक्सपायरी की हालत में वापस करने जैसी समस्याओं के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करना होगा। सिमिलरली जनौषधि वगैरह जो हुआ, एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम फंक्शनल where personal managerial and e-system everything is functional, तब जाके जन औषधि चलेगा। जन औषधि आप खरीद लेंगे जेनरिक ड्रग, वो रह रह के सड़ जाएगा। उसका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, स्टोरेज, डेट्स, मूवमेंट, प्राइसिंग, रिप्लेसमेंट, ये सारे जो इश्यूज है उसको हैंडल करने के लिए कैपेसिटी चाहिए। सब चीज डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। एक डिजायरेबल गोल है, जन औषधि केंद्र बहुत अच्छी चीज है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार अब सस्ती दवाओं की उपलब्धता के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तर्ज पर जन औषधि आपूर्ति श्रृंखला भी जल्द तैयार करने वाली है। इसके लिए जन औषधि नेटवर्क को वेब आधारित ऐप पर लाया जाएगा और सभी भंडार घर और विक्रय केंद्र इस ऐप से जोड़े जाएंगे। हालांकि डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सलाह है कि अगर देश में दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी पर लगाम लगे तो जेनेरिक दवाइयों को काफी बढ़ावा मिलेगा। देश की बड़ी आबादी की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्रों या अमृत फार्मेसी के जरिए सस्ती दवाओं या फिर सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवाओं की पहल की थी और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ही देश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन अभी तक कोई भी केंद्रीय दवा नीति नहीं है जिसके जरिए मुफ्त दवा मुहैया कराई जाए। हालांकि सरकार ने साल 2012 में इसको लेकर पहल की थी, घोषणा भी हुई थी, लेकिन आज तक ये योजना जमीन पर लागू नहीं हो पाई है। हालांकि राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इस दिशा में पहल की और बेहतर स्वास्थ्य योजना को लेकर आए और लोगों को मुफ्त दवाएं वहां हासिल हो रही हैं। मुफ्त दवा व्यवस्था की जांच के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में से हमने केंद्रीय सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का जायजा लिया। सरकारी हॉस्पिटल होने के नाते यहां मरीजों को मुफ्त दवाएं मिलती हैं। हालांकि कई बार पूरी तो कई बार आधी अधूरी भी मिलती हैं। यही हाल कमोवेश देश के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों का भी है। कभी कभार कम मिलती है, कभी कभार मिल जाती है। बाकी लेकिन आप संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल
न्यूरोलॉजी का है सर ये। महंगी आती है दवाई? हाँ महंगी आती है। यहाँ पर कितनी मिली आपको? पूरे महीने मिली, 1 महीने मिली। एक अध्ययन के मुताबिक इलाज में होने वाले खर्च का 67% पैसा सिर्फ दवा पर होता है। 71वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुताबिक 63% भार आम आदमी अपनी जेब से उठाता है। इसी से जुड़ा एक दूसरा अध्ययन भी ये बताता है कि 23% बीमार लोग सिर्फ पैसे की कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं को हासिल नहीं कर पाते और 7% लोग गंभीर बीमारी का इलाज कराने के बाद गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। अब इस आंकड़े से ही मुफ्त दवा की अहमियत का पता लगता है। केंद्रीय स्तर पर मुफ्त दवा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना है, पर वो भी लागू होने के लिए राज्यों पर निर्भर है। हालांकि तमिलनाडु ने 1995 में मुफ्त दवा वितरण का जो मॉडल अपनाया, उसने वहां के स्वास्थ्य सेक्टर की तस्वीर ही बदल कर रख दी। उसके 15 साल बाद राजस्थान ने राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन का गठन किया और आज वहां 90% दवा इसी के जरिए वितरित हो रही है। This insurancing cannot stand alone by itself. You have to expand services rapidly. अगर services available नहीं है तो इंश्योरेंस किस चीज़ के लिए देंगे? एग्जिस्टिंग सर्विसेज के लिए देंगे। एग्जिस्टिंग सर्विसेज तो ऑलरेडी डेफिशिएंट है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्राउडेड है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वेरी कॉस्टली है, उनका बिलिंग का कोई एथिक्स नहीं है। इन बिटवीन यू हैव टू ब्रिंग इन ए सेट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस to render standard service at standard cost. This is my slogan. तब जाकर आयुष्मान भारत सफल होगा। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को सिर्फ एक ही दवाई बनाने का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उन्हें 3 जेनरिक ब्रांड और जेनरिक ट्रेड बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक कंपनी, एक ड्रग और एक ब्रांड, जो भी नाम लिखना है एक ही होगा और जेनरिक ब्रांड का प्राइस सबसे ज़्यादा रखा जाता है। तो हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर सिर्फ जेनरिक लिखने का एक ही मकसद है कि प्राइस कंट्रोल हो, तो जेनरिक ब्रांड, जेनरिक ट्रेड और जेनरिक की चीज़ें सिर्फ एक अलाउ हो, प्राइस अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जो मुद्दा है जेनरिक का सिर्फ एक है कि प्राइस कंट्रोल, सस्ती दवाइयाँ। तो सस्ती दवाई करने के तो बहुत सारे उपाय हैं। 1 ड्रग 1 कंपनी और NLEM, दोनों चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में। इससे पहले भी साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मुफ्त दवा और मुफ्त चिकित्सा जांच के लिए जल्द ही योजना लाने की बात कही थी। पिछले साल ही आई सरकार की नई राष्ट्रीय चिकित्सा नीति में भी मुफ्त दवा और चिकित्सा जांच की वकालत की गई है, पर किसी नीति पर कारगर काम नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि मुफ्त दवा की योजना जो कि सरकारी अस्पतालों में चल रही है, वो उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई। इसके अलावा RBSY, जिसे हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जानते हैं, उसमें भी सिर्फ 30,000 रुपए का कवरेज है और वो भी सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए है। इसी के मद्देनजर ही शायद सरकार ने हाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया, जिसके तहत 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का बीमा हासिल हो सकेगा। जानकारी से गेम चेंजर बता रहे हैं। आइए देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना आखिर काम कैसे करेगी। योजना के बारे में जानने के लिए आपको मिलाते हैं धीरज सिंह से। धीरज सिंह यूपी के जालौन से अपनी बहन का इलाज कराने के लिए दिल्ली आए हैं। बहन को न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को दिखाया तो निजी अस्पतालों ने कई लाख का बिल बता दिया। फिर उन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पताल में बहन का इलाज कराने की सोची। योजना के बारे में जब उनसे पूछा तो वो बोल पड़े कि ये गरीबों के लिए वरदान से कम नहीं है। ऐसी ही राय कई और लोगों की है जो अस्पतालों का भारी बिल चुकाने की स्थिति में नहीं है। आम लोगों की ज़रूरत तो ये है, मान लो गरीब आदमी बीमार हो जाए तो वो बर्बाद ही हो जाता है, और अगर ये आती है तो वो बर्बादी से बच जाए। सच्चाई है ये। दरअसल ऐसे ही तबके के लिए इस साल के आम बजट में सरकार की इस फ्लैगशिप आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया गया था। इसका पूरा नाम आयुष्मान भारत हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन है, जिसका फायदा देश के 50 करोड़ लोगों को मिलने की बात कही गई है। यानी 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा।
आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग आरोग्य केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी 2 योजनाएं शुरू होंगी। पहली योजना स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र में लोगों के घरों के नजदीक स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र यानी वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। दूसरी योजना के तहत निर्धन परिवारों को बीमा कवर का प्रावधान होगा। जो योजना है ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कि और हम लोग कहते हैं कि शायद विश्व में इस तरह की कोई योजना दूसरी नहीं है इतनी बड़ी, और इसमें एक परिवार को 5 लाख तक का सहारा मिलेगा। ये एकदम कैशलेस स्कीम है और जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा सरकार पे करेगी। तो इसमें जो लोग हमारे चिन्हित लोग हैं 50 करोड़, इन लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा कुछ। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना यानी NHPM को इसी में शामिल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं। बीते 14 अप्रैल को वो भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में थे, जहां उन्होंने आयुष्मान केंद्र के पहले वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया था। इस वेलनेस सेंटर को देश की सेहत दुरुस्त करने का फॉर्मूला माना जा रहा है। जो वेलनेस सेंटर है, ये जिसको आप मोदी केयर बोल रहे हैं और हम लोग आयुष्मान भारत बोलते हैं, उसका एक बहुत अभिन्न अंग है। क्योंकि वेलनेस सेंटर जो है ये हम 150,000 होंगे और इसमें जो हमारी आजकल PHC है उससे ज़्यादा इलाज और ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और वेलनेस सेंटर एक तरह से प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ के लिए है, और ये दोनों जो स्कीम हैं एक साथ मिल के चलेंगी। जब हमारी ये स्कीम चलेगी दोनों वेलनेस सेंटर्स की और ये NHPM जिसको हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मात्रा में रिसोर्सेस और फंडिंग हेल्थ सेक्टर में जाएगी। तो इससे दोनों पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को पैसा मिलेगा। इससे ऑटोमेटिकली जो हमारा सप्लाई रिस्पांस है वो बेहतर होगा। आम भाषा में मोदी केयर नाम से प्रचलित हो रही इस योजना से देश की 40% जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना होगी। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि मैं प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को धन्यवाद दें कि उन्होंने कम से कम हेल्थ के बारे में कुछ ऐसा सोचा जिसके ज़रिए शायद हमारी आम जनता को, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में, उनके लिए जो ये स्कीम लागू करी गई है, इस स्कीम बहुत अच्छी होगी। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि विश्व की सबसे बड़ी स्कीम होगी जो इस तरह से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। बीमा कंपनियों से भी सरकार की बातचीत जारी है और ये माना जा रहा है कि गरीबों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। प्रीमियम 1200-1500 होना चाहिए या 4000 होना चाहिए, अभी उस पर भी डिस्कशन चल रही है। इंश्योरेंस कंपनीज भी इस टाइम पे अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं डायलॉग में गवर्नमेंट के साथ कि इसको कैसे कर सकते हैं, क्या कहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो अभी डिस्कशन चल रही है। क्लेम में अभी क्योंकि डेटा इतना एक्यूरेट नहीं है, मैंने से डेटा इतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो वेदर पे डिपेंडेंट है और यील्ड पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए क्लेम्स में अभी इतना सिस्टम इतने एफिशिएंट नहीं बने हैं। एक बारी वो बन गए तो मतलब वहाँ पे एनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट काफ़ी सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट करा है। तो मुझे लगता है कि इस पार्टनरशिप में गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज के है यहाँ पे भी आयुष्मान भारत में भी काफ़ी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज देश में सरकारी और निजी अस्पतालों की आधारभूत संरचना को विकसित करने का है। जानकार मानते हैं कि योजना महत्वाकांक्षी है, इसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर सही तरीके से लागू होती है तो गेम चेंजर साबित हो सकती है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि एक मच नीडेड एस्पेक्ट ऑफ कंट्री हेल्थ इंश्योरेंस का कर रहे हैं, लेकिन ये इंश्योरेंस होना चाहिए, ये फ्री गिफ्ट नहीं होना चाहिए और इसमें देश का हर एक नागरिक शामिल हो सकता है।
इस योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आंकड़ों का सहारा लिया जा रहा है। लोग सरकारी और अधिसूचित निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा हासिल कर सकेंगे और सभी सरकारी अस्पतालों को इस योजना में शामिल किया गया है। सहमति देने वाले निजी अस्पतालों की ऑनलाइन सूची भी बनाई जा रही है। इसका एक फायदा ये भी है कि इस योजना का लाभ देश के किसी भी कोने में हासिल किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60 और 40% के बंटवारे के सिद्धांत पर आधारित होगा। तो क्या ये माना जाए कि इतने सालों में मुफ्त दवा, अस्पताल के मोटे बिल के लिए, बीमा की ज्यादा राशि, पैथोलॉजी जांच और मेडिकल टेस्ट के लिए जिस राहत का इंतजार था, वो राहत आयुष्मान भारत के तौर पर मिलने वाली है? इसके जवाब के लिए तो अभी शायद 15 अगस्त तक का इंतजार करना होगा, जब इस योजना के लागू होने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। लेकिन मेडिकल जगत से लेकर आम आदमी इसे बड़ी राहत और सौगात के तौर पर जरूर देख रहा है। तो मोदी सरकार के 4 साल और स्वास्थ्य के मुद्दे पर यह था हमारा खास कार्यक्रम। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।